बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 ऑल सब्जेक्टिव क्लास 12 संपूर्ण क्रांति। कहने का मतलब है आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तीसरा चैप्टर, और इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर है, इससे पहले का मतलब बातचीत और उसने कहा था, इन दोनों चैप्टर को हमने देख लिए थे अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पिछले वाले वीडियो ज़रूर जा कर के देख लीजिए। तो आज बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। रुकिए, हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट। रुकिए, आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण कौन थे? कहने का मतलब है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। और एक बात बच्चों, जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सिर्फ वही सवाल रहेगा यहाँ पर, उसके अलावा मतलब हमने दूसरे सवाल को नहीं लिया है जो कि वीडियो में आकर के फालतू मतलब अथी करे। इसलिए मैंने सिर्फ वही सवाल लिया है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पूछा गया है जयप्रकाश नारायण कौन थे, इसे हम अपने आसानी तरीके से जवाब देते हैं। जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्र सेनानी होने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी। क्या बच्चों समझ में आया? देखिए, जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे भारत में उन्होंने क्रांति फैला दी। इस सवाल का यह सबसे सटीक आंसर है। आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। इतना डीपली नहीं जाना है जितना डीपली हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है, आप एक बार में अगर कहानी पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए, 13 नंबर का सवाल है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे देखिए कैसे देखते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है। इस कारण ही देश समाज में अचानक अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता अन्याय के नीचे दबी है। कहने का मतलब है भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियां हैं सरकार की, जिसके कारण देश और समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता अन्याय के नीचे दबी है, यह इसका सही जवाब है। आइए तीसरा नंबर में देखते हैं। चौथा, ये सवाल देखिए बच्चों, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ? बच्चों यहाँ पर जो है ना, ये जी थोड़ा गलती लिखा गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा, जी होगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास होगा बच्चों, मद्रास लिखा हुआ है, में हुआ। बेल्लोर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश बाबू मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर
के यहाँ रुके हुए थे। मद्रास में जो है ना ईश्वर अय्यर नाम का एक उसका दोस्त था, उसे के यहाँ रुके हुए थे। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई दिनकर जी से। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं, कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए, यहाँ रुके हुए थे, रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने 3 मिनट में विलिगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। देखिए बच्चों, दिनकर जी का क्या हाल हुआ था। मतलब इलाज करने के लिए जितने भी पर्याप्त वस्तु होती है, उसके बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताइए बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके हुए थे दिनकर जी, दिन में मुलाकात हुई थी, भेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे में क्या लिखा हुआ है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? कहने का मतलब है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, इसे देखते हैं। साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। क्या कह रहा है? देखिए, साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा। कहने का मतलब है साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य की क्षय होता जाएगा। अंत में स्टेलिस्ट सोसाइटी की स्थापना होगी, वह समाज की, और यहाँ पर है, निश्चय ही लोकतांत्रिक होगा। देखिए बच्चों, आइए आगे चलते हैं। हमारा 16 नंबर का सवाल है, बापू और नेहरू किन विशेषताओं का वर्णन बेपी ने अपने भाषण में किया था? सॉरी बच्चों, यहाँ पर सवाल थोड़ा गलती हो गया है। बीपी होगा तो बेपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जेपी होगा, यहाँ पर जो होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम देखते हैं। जेपी जब बापू की बातों का विरोध करते थे, कहने का मतलब है बापू यहाँ पर किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को, ठीक है। जेपी जब बापू की बातों का विरोध करते तो बापू बुरा नहीं मानते, प्रेम से समझाते थे। नेहरू का भी यही स्वभाव था, वे बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। कहने का मतलब है नेहरू जी भी कम नहीं थे, वो अपने बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। महात्मा गांधी जब नेहरू को डांटते थे तो ये बुरा नहीं मानते थे, ये भी अपने बड़े भाई की तरफ प्रेम देते थे। यह इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर का देखते हैं। देखिए, जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश बाबू जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो आइए इसे देखते हैं। उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है। बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्र के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए। इस आधार पर जेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कहने का मतलब है कि बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी में जो है ना, यहाँ पर है, उन्होंने लगा आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व ही कारगर है। बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्र के लिए
संघर्ष करें। कहने का मतलब है बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो भी अगर स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करे, उसका साथ देना चाहिए। इस आधार पर जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा जो है 18 नंबर का सवाल है, किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था? कहने का मतलब है किसके आह्वान से पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था? इसे देखते हैं बच्चों। जनवरी सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था। जनवरी सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी थे, उसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर का सवाल है, चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे? कहने का मतलब है चुनाव के सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे? तो अब देखिए उत्तर। वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने के हिमायती थे। इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने में हिमायती थे, इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा। इसका सोच था, मतलब सरकार का खर्च भी बच जाएगा और चुनाव भी हो जाएगा। या इस तरीके से मतलब चुनाव में सुधार करना चाहते थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बच्चों, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे? डेमोक्रेसी, आइए इसे देखते हैं। जयप्रकाश बाबू अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे, अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। जयप्रकाश बाबू का कहना है जो भी शांतिपूर्ण आंदोलन वालों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं, इसका मानना था। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। जयप्रकाश बाबू की पति और ससुर का नाम क्या था? कहने का मतलब है जयप्रकाश बाबू की पत्नी और ससुर का नाम क्या था? ये सवाल बच्चों बहुत ही खतरनाक है। चलिए इसे देखते हैं। जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम प्रभावती और ससुर का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद था। यहाँ तक आप सभी को याद हो गया होगा, आशा करता। ये सवाल बच्चों सारे जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए सबसे आसान है। क्या कहता है, जयप्रकाश बाबू की पत्नी और ससुर का नाम क्या था? तो इसका सटीक आंसर है जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम प्रभावती और ससुर का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद था। ठीक है बच्चों अब हमारा सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों जो आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा, अगर आपको बच्चों थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा बच्चों, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर हमें कमी क्या है, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो में हम उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब हम लाते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।